बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साबिक DGISI जनरल रिटायर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनसे जो तफ्तीश की गई है उसमें उन्होंने 10 शख्सियात के नाम दिए हैं। ये 10 शख्सियात किस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं? क्या फैज़ हमीद ने मलबा जनरल कमर जावेद बाजवा पे डाला है? और क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर बाजवा भी गिरफ्तार हो सकते हैं? इमरान खान को हटाने का उनका क्या मंसूबा था? इस हवाले से सीनियर सहाफ़ियों ने क्या बड़े दावे किए हैं, उसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। दो तीन छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो हफीजुल्लाह नियाज़ी जो है उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से एक बड़ी आम स्टेटमेंट दी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है कि आसम मुनीर पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से मुकर्रर किया है। अब ये कहने को तो एक बड़ा अजीब सा जुमला है, लेकिन इस पे तनकीद भी हो रही है। लेकिन एक ऐसा वालिद जिसका बेटा फौज की कस्टडी में हो तो वो कुछ भी जो है वो कर सकता है। ज़ाहिर है किसी भी लेवल पे वो कह सकता है ताकि उसके बच्चे की कम अज़ कम जो है वो इसको खुशामद कहें या जो भी कहें वो जान ज़रूर बच जाए। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद ज़ुबैर हैं, वो ये समझते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में आने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। एक आंख उनकी तारीख की तरफ है और वो बहुत कॉन्शियस हैं कि तारीख उनको कैसे याद रखेगी। ये बात बड़ी आम उन्होंने की है और मैं खुद ये समझता हूँ कि इमरान खान को अब इक़्तिदार की ख्वाहिश करना इन चीज़ों से वो बहुत आगे हैं। वो समझते हैं कि अब वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो वो मुज़ाकरात की बात करते रहे हैं वो भी बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर वो मुसलसल कह रहे हैं कि उनका मैंडेट वापस किया जाए और फौज गैर जानबदार हो जाए। अब इस मामले के अंदर जो है वो यकीनी तौर पर अपनी जगह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शरीफ ख़ानदान की बड़ी अजीब अदाकारी और फनकारी के जो जौर हैं वो लोग अवाम देख रही है। एक भाई वज़ीर आज़म है, वो बिजली महंगी करता है, दूसरा भाई आता है वो उसमें से थोड़े से रुपए सस्ती कर देता है। दोनों अपनी जगह क्रेडिट ले रहे हैं। एक कहता है मैं पाकिस्तान को इस तरह बचा रहा हूँ, दूसरा कहता है अब मैं थोड़ी सी सस्ती करवा के इस तरीके से पाकिस्तान को बचा रहा हूँ। अभी मरियम नवाज जो है उनसे शिकायत की आज जो मुस्तफ़ा कमाल हैं कि काश ये काम तो सिंध की आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए, सिर्फ पंजाब की आवाम को क्यों। तो इस पर मरियम नवाज ने बात की कि हमने तो पंजाब हुकूमत ने ये काम किया है तो आप कोशिश करें कि सिंध हुकूमत जो है वो भी आवाम को रिलीफ दे। तो उन्होंने कहा जी हमने तो गैर जो मशरूत है वो वज़ीर आज़म की हमायत की थी और हम पंजाब हुकूमत से नहीं मरियम बीबी, हम तो वज़ीर आज़म से ही ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो दावे जनरल रिटायर फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद 4-5 दावे सामने आए हैं वो मैंने आपके सामने रखने हैं और बड़े सीनियर ये साफ़ी हैं। अब कोई कह सकता है कि इनका अपनी टसल थी, अपना इनका क्लैश था, इनको गुस्सा था। ये बहरहाल चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त मसाइल हैं उसकी जड़ अब जनरल रिटायर फैज़ हमीद को करार दिया जा रहा है। क्या कोई ISI का साबिक DG जो भी ओहदे पे होता है वो अकेला अपने तौर पे एक नई स्टेट बन सकता है या कि वो इदारे की ही कोई पॉलिसी होती है? ये बात इंतहाई अहमियत की अमल होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सटेंशन के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था, मुसलसल मलक अहमद खान जनरल रिटायर बाजवा का दिफा कर रहे हैं और वो समझते हैं कि जनरल बाजवा ने पहली एक्सटेंशन को गलत करार दिया और दूसरी को वो जुर्म करार देते थे। वो हमेशा उनके दिफा के लिए जो है वो सामने आ रहे हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने क्या दावे किए हैं। एक तो मोहसन बेग नामी किरदार है, वो एक मशकूक किरदार है सहाफ़त के अंदर, तो उसका बस एज ए सहाफ़ी तारफ ही था, लेकिन वो आपको इल्म है कि जिनके आप समझें इशारों पे उनको समझा जाता है। अब वो कहते हैं कि जनरल जो फैज़ हमीद हैं मैं उन पर डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, एक प्लाट से 600 कनाल तक ये कैसे पहुँचे, और ये जब मैंने जनरल बाजवा को कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं कर्नल था तो हमने इतने कर लिए थे, तो उनके नज़दीक करप्शन कोई मसला नहीं था। अब ये बात तो इमरान खान भी करते रहे, वो समझते थे
کہ شاید جو جنرل ہیں فوج کے وہ بھی کرپشن کو برا سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میری یہ غلطی تھی، ان کے ہاں کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں اسی بنیاد پہ عمران خان کہتے رہے کہ شہباز شریف یا زرداری نہیں آ سکتے چونکہ وہ کرپٹ ہیں. لیکن دنیا نے دیکھا کہ منی لانڈرنگ کیس کس طرح روکا گیا، اور آ کے جو ہے وہ ان کو جعلی بینک اکاؤنٹس والے اور منی لانڈرنگ والے جو الزامات تھے وہ دھلے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو اقتدار کے اوپر جو ہے وہ براجمان کیا گیا. اب دوسری طرف جو حامد میر ہے انہوں نے بڑا عام دعویٰ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ بھی نہیں بچیں گے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جنرل فیض اور باجوہ کو استعمال نہیں کیا بلکہ ان دونوں نے عمران خان کو استعمال کیا. پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہ آفیشیل پوزیشن ہے، اور ان کے اراکین کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا DGI-SI سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تاہم ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جنرل ریٹائر فیض تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے. اب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں حامد میر کہ فیض امیر کی گرفتاری سے پہلے PTI کے بہت سے رہنماؤں نے آف دی ریکارڈ شکوہ شکایت شروع کیا ہوا تھا. فیض امیر کی گرفتاری سے تحریک انصاف کو فائدہ ہو گیا ہے کہ ایک بلا وجہ کی دخل اندازی بند ہو گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل فیض امیر اگر نجی حیثیت میں رابطہ کر رہے تھے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ PTI رہنما یہ بھی کہتے رہے کہ اگر فیض امیر ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ کام کر دیا وہ کر دیا تو ان کے یہ کہنے میں بھی کوئی برائی نہیں تھی، لیکن یہ غلط تھا کہ جب وہ ہم سے شکوہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں عہدیدار کو ہٹا کر اسے لگا دو، اس پر تحریک انصاف میں مسئلہ تھا، اور جو صاحب فیض امید کا پیغام لے کر جہاں جہاں جاتے تھے اس کا نام یہ سب جانتے ہیں. اچھا، اس طرح کی کئی باتیں جو حامد میر صاحب ہیں، کئی دفعہ ان کی خبر درست بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر جب ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ کئی دفعہ فضول بے تکی بات بھی ماضی کے اندر کرتے رہے ہیں جس کا کوئی حقائق سے تعلق نہیں ہے. اب چونکہ جنرل فیض امیر پر ان کو ایک اپنا غصہ بھی ہے اس تمام صحافی برادری کو، تو اب لگتا ہے کہ وہ اسکور بغیر سیٹل کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ابصار عالم ہیں جن کے ساتھ ایک آڈیو بھی لیک ہوئی فیض امید کی، اور اس وقت وہ پیمرا کے چیئرمین تھے، انہوں نے ایک بڑا عجیب دعویٰ کیا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ PTI کے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنرل ریٹائر فیض امید نے تحقیقات میں PTI کے 10 افراد کے نام لیے جو ان سے رابطے میں تھے. یہ ابصار عالم کا دعویٰ ہے. اچھا، فیض امید نے اپنے تمام جرائم کی آدھی ذمہ داری اپنے اس وقت کے بعد اور عمران خان پر ڈالی ہے. الزام تو انہوں نے لگا دیا، اب ثبوت بھی انہیں ہی فراہم کرنا ہوں گے. جنرل ریٹائر فیض امید اپنے آپ کو روسی صدر پیوٹن کی طرز پر بنانا چاہتے تھے. اچھا، یہ ایک بڑا عام دعویٰ ہے جو یک طرفہ طور پہ اس وقت میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور بڑے بڑے سینئر صحافی فیض حمید کے حوالے سے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ فیض حمید کا بنیادی طور پر آگے جو وہ کہتے ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ کہتے ہیں جو پلان تھا جن پر انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد منظر سے ہٹ جاتے اور پھر جنرل فیض ہی رہتے. جنرل فیض اپنے آپ کو روسی صدر پیوٹن کی طرز پر بنانا چاہتے تھے، جس طرح پیوٹن انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور پھر وہ سیاست میں آیا اور صدر بن گیا. جنرل فیض بھی اسی راستے پر چلنا چاہتے تھے. مطلب یہ کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو بھی وہ ہٹا کے وہ خود جو ہے ٹیک اوور کر کے تو صدر پاکستان بن کے تو پیوٹن کی طرز پر جو پاکستان ہے اس کو طویل مدت کے لیے، یعنی 30-40 سال کے لیے وہ چلانے کا ارادہ رکھتے تھے. اچھا، یہ جو دعویٰ ہے یہ تقریباً پاکستان کے بہت سارے عام جو جرنلسٹ ہیں خاص طور پر یک طرفہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کہ کہیں ایک ہی جگہ سے، جیسے کسی ایک ہی واٹس ایپ گروپ کے اندر بندہ ہوتا ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں اور سب اپنے اپنے انداز کے اندر یہ الزام فیض حمید پر لگا رہے ہیں. ٹائمنگ درست ہو، آپ درست وقت پر درست فیصلے کریں. تو فیض حمید وہ کہتے ہیں ابصار عالم کہ میں نے درست وقت پر جو ہے وہ فیض حمید کے خلاف یہ جو آڈیو آئی ہے یہ ساری کی ہے. پاکستان کی طاقتور شخصیات میں سے فیض حمید ایک تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بالآخر جو ہے وہ ان پر زوال آیا ہے. تو اب ایک تو جنرل ریٹائر فیض حمید جو ہے ان کی گرفتاری یہ بتایا گیا آفیشلی کہ ٹاپ سٹی کے معاملے کے اندر آئی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئینی طور پر سب کو پتہ ہے کہ DGI-SI کا جو باس ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن ایکچولی وزیر اعظم نہیں ہوتا. ایکچولی آرمی چیف ہی جو ہے اس کے ایما پر یا اس کی زیر سرپرستی
जो है वो सारा कुछ किया जा रहा होता है, उसकी मालूमात में होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर इस तरह के इक़दामात जनरल फैज़ हमीद कर रहे थे तो जनरल बाजवा जो है उनकी आशीर्वाद उनको हासिल ना हो? ये एक बड़ा आम सवाल उठाया जा रहा है। और फिर ये भी है कि क्या वो ये काम इनफरादी तौर पे कर रहे थे या उस वक्त ये इदारे की पॉलिसी थी? तो अगर उन्होंने बोल दिया कि ये हमारी सब की इदारे की पॉलिसी थी, जो कुछ हमने आज काम किया है, तो तहरीक इंसाफ तो इस पर खुश है। उनकी खुशी इसलिए है कि ये जो रास्ता खुला है इतनी बड़ी जो शख्सियात हैं उनकी गिरफ्तारी का, तो आज जो मामलात पिछले 2 साल से चल रहे हैं तकरीबन उनके खिलाफ, तो कल को ये जो आला शख्सियात हैं जिन पर तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम है, तो ये भी कल को कटहरे के अंदर आ सकती हैं। और इसी वजह से बाद लोगों का ख्याल है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाती हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा आम जो है वो डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि एक तो पंजाब हुकूमत की जो मुबारक सानी केस के अंदर फैसले की नज़रसानी की दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपको इल्म है कादी फ़ाइज़ ईसा पर मुतअद्दिद उलमाए कराम ने जो उन्होंने कादियानियों को जो अपनी दावत देने के हवाले से आज़ादी दी है उस पर बड़ी तनकीद का सामना था उनको। अब जो है वो 3 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुबह 11 बजे इस आम केस की समाअत करने जा रहा है। बेंच में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये शामिल होंगे। और पंजाब हुकूमत ने नज़रसानी फैसले में दुरुस्तगी के लिए मुतफरक दरख्वास्त दायर की थी। तो ये बुनियादी तौर पर जो मुतफरक दरख्वास्त है इसको आप समझें कि ये कादी साहब को इस फैसले के अंदर फेज 7 देने के लिए, चूँकि एक बड़ा हसास दीनी मामला था, लेकिन कादी साहब या कुछ जजेस जो है उनको गहराई के अंदर चूँकि दीनी हवाले से उस तरह का मुताला अमूमन हमारे यहाँ नहीं होता, तो वो सरसरी तौर पर एक आयत को या एक हदीस के हिस्से को अपना उस दावे की तईद के अंदर या फैसले की तईद के अंदर लाते हैं। उलमाए कराम का जो कादियानियों के हवाले से मौक़िफ़ है ख़त्म नबूवत के हवाले से वो इंतहाई आम है और बहुत ही हसास है, और ये मेरा ख्याल है अच्छा इक़दाम होगा। उम्मीद है इसके अंदर काजी साहब जो है वो अपनी जो है वो इस्लाह कर लेंगे। देखते हैं। बहरहाल एक तो आज हामिद मीर की जो दरख्वास्त थी फायर वाल के हवाले से, उसके अंदर भी 4 एतराज़ात आयद किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और 4 एतराज़ात में एक ये है कि इंटरनेट जो कनेक्टिविटी मुतासर होने से पटिशनर हामिद मीर का दरिया मुआश कैसे मुतासर होगा, कोई दस्तावेज जो पटिशन के साथ मुंसलिक नहीं की। दूसरा एतराज़ यह है कि मालूमात हसूल का पहला फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, आप वहाँ नहीं गए और सीधे हाई कोर्ट आ गए। फायर वाल लगाए जाने को चैलेंज किया गया, लेकिन कोई आर्डर या नोटिफिकेशन साथ नहीं है। पटिशन के पार्ट 2 की लाइन 11 में साथ मुंसलिक डॉक्यूमेंट नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की गई है। अब ये चूँकि दरख्वास्त दी है ईमान मज़ारी ने, तो वो इसका यकीनन जवाब देंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।